अलाउंसेस, ठीक है, बेस पे अलाउंसेस हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद बेनिफिट्स। अलाउंसेस बेनिफिट समझाने के लिए पहले अलाउंसेस समझाने के लिए बेनिफिट्स में टेल मी व्हाट इज अलाउंस। अलाउंस का कीवर्ड्स बताइए, क्या होगा कीवर्ड्स? हाउस नहीं, कीवर्ड्स क्या होता है? जैसे अलाउंस को कैसे डिफाइन करोगे, क्या होता है अलाउंस? मॉनेटरी होता है और वेरिएबल होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलाउंस डिफर करता है, राइट? It is monetary, it is variable, it is there allowed in the organization and it is there for a purpose. Okay? Benefits के बारे में समझने के पहले ये पॉइंट आप लिखिएगा कि it can be monetary, वो दोनों कंपोनेंट मॉनेटरी है, नॉन सिर्फ मॉनेटरी था। फिक्स्ड पे वाज मॉनेटरी, अलाउंसेस वाज मॉनेटरी, बेनिफिट्स मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों होता है नेचर। What are benefits? अब सुनो, लिखना बात नहीं। अभी के टाइम पे एचआर को, किसी भी कंपनी के एचआर को एक बहुत मेजर चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि एम्प्लॉयज छोड़ के भाग जाते हैं। वो दूसरे बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे जॉइन अदर ऑर्गेनाइजेशन। The more skilled employees are, the larger loss it causes to the organization. आप जितने अच्छे रहेंगे काम करने में, जितने एक्सपीरियंस्ड रहेंगे, जितना ज्यादा स्किल्स आप जानते होंगे, और अगर आपको कंपनी ट्रेन की, आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर आप उस कंपनी को छोड़ करके जाएंगे तो ये ज्यादा बड़ा लॉस हो जाएगा कंपनी के। ये सुन के ऐसा लगता है कि तो क्या हो गया, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं निकल जाऊंगा तो किसी और को हायर कर लीजिए, पर ऐसा नहीं होता है। ये आपको जानकर हैरानी होगी कि देयर आर सर्टेन स्किल्स, कुछ स्किल सेट्स डेवलप होते हैं जिसको हमेशा पूल पे रखा जाता है कंपनी में, क्योंकि आप अगर सडनली उस स्किल सेट को ढूंढने लगेंगे तो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। और ये जैसे जैसे हायरार्की ऊपर बढ़ती चली जाती है, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। आपने स्किल्स वगैरह में देखा होगा, सैप कंसल्टेंट, सैप की कंसल्टिंग, सैप कंसल्टेंट हर कोई नहीं कर सकता है, उसके लिए स्किल एक्वायर करना पड़ता है, उस स्किल की वैल्यू है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट हर कोई नहीं कर सकता है, जो आईटी वाले हैं उनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये रातों रात एक्वायर किया जाता है क्या? नहीं। बहुत लोग पढ़ भी लेते हैं तो भी क्या, उसमें अपनी एक्सपर्टीज गेन करना सबके बस की बात नहीं होती है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, रश बस गए हैं, वहाँ की आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और आप छोड़ के चले जाएंगे। क्यों छोड़ के जाते हैं? तो इसको छोड़ के जाते हैं तो सब बताइए, आप बताइए। क्या बोलो, सही बोलो। ये कारण है हम छोड़ करके जाने की। जब आप फ्रेशर हैं तो आप वो चूज करते हैं क्या उसको, हम इसमें जाएंगे नहीं उसमें जाएंगे, आपको उसका जॉब चाहिए। एक बार जब आप स्किल एक्वायर कर लेते हैं, 2 साल 3 साल काम कर लेते हैं, आपके ऊपर से फ्रेशर का टैग हट जाता है ना, यू नो मोर फ्रेशर। ज्यादा कंपनीज आपको लेना चाहती है तो आपकी भी डिमांड बढ़ जाती है ना, आपके भी वो कॉन्फिडेंस ग्रो करता है कि मैं अब फ्रेशर नहीं हूँ, मैं छोड़ करके जा सकता हूँ, राइट? मैं फ्रेशर नहीं हूँ, आई कैन लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड गो टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में ऑर्गेनाइजेशन लोग छोड़ते हैं और दूसरी जगह जाते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है किसी कंपनी के एचआर के लिए कि जितनी बार कोई एम्प्लॉय छोड़ने की कोशिश करे उतनी बार वो उसकी सैलरी बढ़ाते? और दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन को किसी को सैलरी को इंडिस्क्रिमिनेटली वे
विवेकहीन की तरह नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको अपना कॉस्ट देखना है। सैलरी इज अ मेजर कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों को लगता है कि बस हमारी सैलरी, इस ऑर्गेनाइजेशन को सीमेंट को अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, यहाँ कितने लोगों को सैलरी दी जाती है? जितने फैकल्टी हैं उनको, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको, जो नीचे लेवल चाय पानी पिलाते हैं उनको, गार्ड, सिक्योरिटी, चपरासी, सिटिंग एट रिसेप्शन, एवरीवन, ये सारी सैलरी मिला के इट्स अ सब्सटैंशियल कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा मोटा पैसा होता है। इसीलिए मार्केट में सेम जॉब के लिए जो सैलरी दी जा रही है, आप उससे बहुत ज्यादा नहीं दे सकते। 19-20 हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि आप कोई 30,000 दे रहा है तो आप उसी पेमेंट के लिए 40,000 देके उसको रख लेंगे, नहीं, ये स्ट्रैटेजिक होता है, ऐसे नहीं दिया जा सकता है सैलरी। इट्स अ मेजर कॉस्ट। कुछ दिन के बाद कंपनी की एफिशिएंसी पे बहुत फर्क पड़ने लगेगा इस चीज का। एक एम्प्लॉय में अगर आप 10,000 रुपए का खर्च मानते हैं, बढ़ा देते हैं, लाखों लाख एम्प्लॉय काम करते हैं, तो सोचिए उसका खर्च कितना आया। तो क्या किया जाए? अब बेनिफिट्स को इस काम के लिए यूज किया जाए ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे समझिए, आप इन्फोसिस में काम करते हैं, आपका कोई फ्रेंड टीसीएस में काम करता है, आप दोनों की सैलरी सेम, 30,000 आपको भी मिल रहा है, 30,000 उसको भी मिल रहा है, लेकिन आपको अगर अपने घर से पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस मिल रही है ऑफिस आने जाने के लिए, there is a cab facility provided by your organization. They pick you from the spot, from a common spot, and they drop you to office. Again, after finishing the office, they pick you from office and drop you to that spot. Is it not a benefit? Is it not a benefit? It's a benefit, ना? आप कैलकुलेट करेंगे ना वो कॉस्ट, कि आपका इतना ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट इस कंपनी में बच रहा है, वरना वो खर्च आपको खुद अपने पैसे से करना होता। ग्रुप इंश्योरेंस, कंपनीज ग्रुप इंश्योरेंस करवाती है कंसेशनल रेट पे, आपसे कम पैसा लेके करवाया जाता है कंसेशनल रेट पे ग्रुप इंश्योरेंस। आप बाहर से कराएंगे तो आपको महंगा देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देगा, लेकिन क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर पेड less. I mean, you are required to pay less for something which you will have to require, which you will be required to pay more outside the organization. कंपनी की कार आपके यूज के लिए और आपके पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए जो हायर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं मैनेजमेंट में, उनको कंपनी की कार अपने पर्सनल यूज के लिए भी दी जाती है। ठीक है, ये सुना है कि कंपनी ने अपना अकोमोडेशन दिया है, कंपनी ने अपना फ्लैट दिया है, तुम्हें ओके नहीं, ये क्या होता है? ये बेनिफिट होता है। और ये जनरली किसको मिलता है? देखिए, बेनिफिट नीचे के एम्प्लॉयज को भी मिलता है, लेकिन जो ऊपर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं उनको ज्यादा मिलता है, क्योंकि उनकी वैल्यू, नो, बेनिफिट इज जनरली गिवन टू यू एज अ पार्ट ऑफ वेलफेयर। लेवल से फैसिलिटी ज्यादा मिलती है, जैसे कि अब जो न्यू फ्रेश ज्वाइनिंग है उसको कंपनी का अकोमोडेशन क्यों मिलेगा भाई, 4 BHK फ्लैट इन मुंबई, लेकिन जो कंपनी का कोई वाइस प्रेसिडेंट है उसको तो देगी। क्यों? हायरार्की बढ़ने के साथ बेनिफिट्स में इंप्रूवमेंट होता है, क्यों ज्यादा दी जाती है? अब आप बताइए, यू आर बीबीएम फर्स्ट ईयर ना, आपने मास्टर की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी है? पढ़ी है? नो, नहीं, दैट इज मैग्रेगर थ्योरी। अच्छा, yes, yes, that is Maslow's need hierarchy theory. और हस्बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी पढ़ी है? हस्बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है, theory X and theory Y is McGregor theory. Okay, Husband's two factor theory is, one is hygiene factor and the other one is motivational factor. याद है? थोड़ा रिकॉल कर पा रहे हैं? हस्बर्ग ने क्या बोला? हस्बर्ग
चलिए, एक फैक्टर क्या था? हाइजीन फैक्टर। दूसरा फैक्टर मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीन फैक्टर कैसे फैक्टर थे? हाइजीन फैक्टर्स वैसे फैक्टर्स थे जिनके ना होने से वर्क प्लेस पे डिससैटिस्फैक्शन कॉज होता है, लेकिन उनके होने से सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। कोई एग्जांपल दे सकता है इस बात का? अपने कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दो। जिनका रहना वर्क प्लेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके रहने से सेटिस्फैक्शन कॉज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पढ़ने आते हैं, आपका काम क्यों है? आपका पर्पस क्या है यहाँ आने का? पढ़ना। हमारा काम क्या है? पढ़ाना। मान लीजिए ये दोनों पर्पस फुलफिल हो रहा है, आप पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। इस क्लास में फैन नहीं हो, एसी नहीं हो, लाइट नहीं हो, पढ़ तो आप रहे हैं, तभी पढ़ा हम रहे हैं। क्या आप ठीक से पढ़ पाएंगे? यस मैम। क्लास ह्यूमिड हो जाएगा बहुत ज्यादा, और 1 घंटा आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपकी कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी घटने लगेगी, आप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे इस रूम में, क्योंकि सब कॉम्पैक्ट है यहाँ पे। तो इसको हम वर्किंग कंडीशंस बोल सकते हैं, वर्क प्लेस का वर्किंग कंडीशंस। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? पढ़ने आप आ रहे हैं, पढ़ाने हम आ रहे हैं, but there are other factors which are present at your workplace which is required, और उनके रहने से मोटिवेशन। ऐसा थोड़ी है कि एसी रहने से ज्यादा पढ़ लेंगे आप, एसी रहने से ज्यादा समझ में आ जाएगा, हम ज्यादा पढ़ा देंगे। वो रहना जरूरी है, लेकिन उसके रहने से ज्यादा समझ में आएगा ऐसी बात नहीं है। आप समझ में आ रही है बात थोड़ी सी थ्योरी? उसी तरह से हाइजीन फैक्टर ये होता है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये वर्क प्लेस पे होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो डिससैटिस्फैक्शन कॉज होगा, इसीलिए इस फैक्टर्स को डिससैटिस्फायर्स भी बोला जाता है, क्योंकि डिससैटिस्फैक्शन कॉज करता है। जैसे वर्किंग कंडीशन, आपके सीनियर के साथ आपका रिलेशनशिप, आपके पीयर्स के साथ, आपके जो साथ वाले हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप, आपके जो जूनियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप, कंपनी की पॉलिसी, ये सब हाइजीन फैक्टर्स में आता है। कैसे होगा? यहाँ आप पढ़ने आते हैं, हम पढ़ाने आते हैं, आप कोई डाउट पूछे और हम क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है? हम क्लियर नहीं करेंगे, ये हो गया है क्लास में, आपको ये बताएंगे, आपको जो समझ में आता है। आपको डिससैटिस्फैक्शन होगा कि नहीं? होगा ना? अच्छा नहीं लगेगा? इसी तरह से कंपनी की पॉलिसी, आप एक रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, आप एक इंटर्नशिप का रिपोर्ट बनाते हैं और आपको ये कम्युनिकेशन नहीं किया गया है ऑर्गेनाइजेशन से, यहाँ ये पॉलिसी है कि आपको किस फैकल्टी को सबमिट करना है, आपकी गाइड कौन है। आप उसके पास जाएंगे तो बोलेगा मेरा काम नहीं है, आप उसके पास जाएंगे वो टीचर बोलेंगे मेरा काम नहीं है, और लास्ट में आपको बोल दिया जाए तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुम जमा नहीं। डिससैटिस्फैक्शन होगा। तो हाइजीन फैक्टर्स कैसे मैनेज, फिर से बताओ। हाइजीन फैक्टर्स वर्क प्लेस पे होना बहुत जरूरी है। वो नहीं होगा तो डिससैटिस्फैक्शन होगा, लेकिन रहने से मोटिवेशन नहीं होगा। एसी है तो बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा, ऐसी बात है क्या? नहीं, लेकिन नहीं होगा तो परेशानी होगी पढ़ने में। ये होता है हाइजीन फैक्टर्स। अगर आपका मैनेजर ठीक से काम कर ले रहा है आपसे, आपका रिलेशनशिप ठीक है, तो आप जितना आपको करना है आप उतना करके देंगे, लेकिन वो अगर एब्यूसिव है, हर बात पे आपको डांटा जा रहा है, यू आर बीइंग पनिश्ड लिटरली नहीं, आपको ह्यूमिलिएट करता है कि तुमको ये नहीं आता है, तुमको वो नहीं आता है, तुमको वर्क प्लेस से फायर कर देंगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ये आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को कम कर देगा। समझ में आई बात? क्यों बताए हम ये थ्योरी? हाइजीन फैक्टर में आपको यकीन नहीं होगा कि एक और चीज आती है,
स्टूडेंट राइट नाउ, क्योंकि जॉब का मतलब ही सैलरी है आपके लिए। पर जब आप 6-7 साल काम कर लेंगे और आप फ्रेशर नहीं रहेंगे तो आपको सैलरी मोटिवेट करना बंद कर देगी। 10 साल, 12 साल, 15 साल आप सीनियर हो जाएंगे, आपके पास अच्छा पैसा, एक बैंक बैलेंस हो जाएगा, फिर आप किस चीज की तलाश करेंगे? मोटिवेशनल फैक्टर्स की, जो आपको सच में मोटिवेट कर सके। ठीक है? जैसे ग्रोथ, जैसे अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन। समझ में आई बात? हम ये हेजिंग फैक्टर्स सैलरी समझाने के लिए आपको बताएं। तो बेनिफिट्स क्या होता है, जैसे जो ज्यादा सीनियर एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बेनिफिट्स उनको दिया जाता है ताकि सेम सैलरी पे वो बेनिफिट्स की वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन किए जा सके। समझ में आएगा? बिकॉज ऑफ बेनिफिट्स फैक्टर को ये जोड़े कि इस कंपनी में मेरे पास बेनिफिट ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर रुके रहूं, यहाँ काम करूं। बेनिफिट ज्यादा, बेनिफिट्स नॉन मॉनेटरी भी होता है और बहुत सारा बेनिफिट्स नॉन मॉनेटरी होता है, लेकिन ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स एक लेवल वर्क कर लेने के बाद आप काउंट करते हैं और ये बहुत सब्सटैंशियली आपके सैलरी को इम्पैक्ट करता है। किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी सैलरी 1 करोड़ रुपए होती है लगभग, ठीक है, 1 करोड़ के आसपास उसकी सैलरी होती है। उसकी सैलरी पे आप 5 लाख इंप्रूव कर देंगे, उसको कोई फर्क पड़ेगा? अब किसी वाइस प्रेसिडेंट को तो एक की बदले 3 करोड़ दोगे तब ना वो रिटेन होगा। इतना पैसा कोई कंपनी खर्च कर सकती है बिना दिमाग लगाए? स्ट्रेटजी होती है ना एचआर की कि आप किसको कितना पैसा दे सकते हैं। तो बताओ कि जिसकी सैलरी 1 करोड़ है, 90 लाख है, 80 लाख है, उसको तुम थोड़ा सा पैसा बढ़ा दोगे, 5-6 लाख 10 लाख बढ़ा दोगे, क्या उसको फर्क पड़ेगा? टेकिंग इनटू कंसीडरेशन हिज लेवल ऑफ स्किल्स, किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है तो उसका ब्रेन समझ सकते हैं तो कितना स्किल्ड होगा वो आपकी कंपनी के लिए इतना फायदेमंद है तो वो अगली कंपनी के लिए भी तो उतना ही फायदेमंद होगा ना। तो उसको तो सब लेना चाहेगी, तो वो आराम से दूसरे जगह पे जा सकता है जिस कंपनी को रिक्वायर्ड है वो पैसा दे उसको। बेनिफिट्स इज द थिंग दैट स्टॉप्स यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट रिटेन करके रखने में एम्प्लॉइज को बेनिफिट हेल्प करता है। समझ आई बात? जैसे उस लेवल के एम्प्लॉय को क्या होगा, चार्टर्ड प्लेन की फैसिलिटी, विदेश घूमने के लिए, यूरोप घूमने के लिए उसका उसकी वाइफ के साथ, उसके 2 बच्चों के साथ, ही विल फेल लुकिंग इनटू बेनिफिट्स। उसकी वाइफ के साथ, उसके 2 बच्चों के साथ यूरोप की फैसिलिटी, राइट? कोविड में बहुत सारे लोग, एमएनसीज क्या होती है, हेडक्वार्टर एक कंट्री में होता है और बाकी ब्रांच दूसरे दूसरे कंट्री। कोविड में बहुत लोग फंस गए थे, बहुत सीनियर लोग फंस गए थे। इतने सीनियर लोग, इनका 1 घंटा इंपॉर्टेंट होता है, you know they are in meeting through and through the day. When your 1 hour is important and if you remain outside the organization for 2 months, कोविड में क्या था, सब प्लेन वगैरह सब डाउन थी। they were called, they were given facilities, CEO, vice presidents, president, ये लोग जो फंस गए थे क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का नॉर्म्स था, कोई कुछ कर नहीं सकता था। इनको बोला गया कि आप बस कंट्री पहुंच जाइए, जैसे फ्लाइट ऑपरेट करती है और जिस भी कॉस्ट पे आप आते हैं, नो मैटर कि आपके फ्लाइट का चार्ज क्या है, वो सब कंपनी देगी और आपको चार्टर्ड प्लेन से उठा लिया जाएगा। ये फैसिलिटीज है कि नहीं? इंश्योरेंस, मेडिकल का इंश्योरेंस करवा दिया। अब सोचो कि 50 लाख का अगर बिल बन जाए, कोई छोटी सी बात होती है तो 10 लाख ऐसे ही चला जाता है ना, पारस वगैरह में एडमिट कर ले तो वो 4 दिन में बिल बना देगा 10 लाख। तो सोचो कि 50 लाख 60 लाख का बिल अगर इंश्योरेंस करवा देती है कंपनी उस लेवल पे, तो ये कितना बेनिफिट है कि नहीं? बेनिफिट है। कंपनी की कार आपको कंपनी आने के लिए भी और पर्सनल यूज के लिए भी मिल रही है, बेनिफिट है कि नहीं? ये सारा पैसा आपको मिलेगा। यू आर मेड टू फील गुड, आप इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? दिस इज नोन एज
आर गुड टू हैव थिंग्स, मतलब अच्छा लगता है कि अगर मिले। और बेनिफिट्स का एग्जांपल कैसे समझेंगे आप अपने लेवल पे सोच के बताइए। बेनिफिट्स भी एक लेवल के बाद ही अच्छा लगता है। और बेनिफिट्स क्या होता है, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए दी जाती है। बेनिफिट्स सिर्फ इतना बड़ा बड़ा ही नहीं होता है, और भी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बेनिफिट्स में आती है। जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम एकदम फैशन हो गया कोविड में। कोविड आने की वजह से डिजिटाइजेशन जो हम 10 साल बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बहुत पहले आ गया। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, करना पड़ा क्योंकि ऐसी अनप्रेसिडेंटेड चीज इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड देखने को मिली, पूरी दुनिया ठप पड़ गई उसकी वजह से। वर्क फ्रॉम होम एक टाइम पे बेनिफिट था, ये किसी को अगर दिया जाता है वर्क फ्रॉम होम, ये बेनिफिट है कि नहीं। आपका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया, वो जा नहीं सकते हैं ऑफिस, तो वो लैपटॉप लेके घर पे काम कर सकते हैं एटलीस्ट। उनके दिन की सैलरी डिडक्ट नहीं होगी, मान लीजिए 4-5 महीने उनको बेड रेस्ट है। वर्क फ्रॉम होम इज बेनिफिशियल फॉर देम। वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप 9 बजे लॉग इन करते हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप कंप्लीट करके काम कीजिए। ये फैसिलिटीज मिलती है कुछ लोगों को, राइट। जस्ट लाइक वर्किंग मदर्स, राइट। वर्किंग मदर्स, जिनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन नीड देयर मदर्स, तो कंपनीज देती थी, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज जो उनको इस बात को कंसीडर करती है। वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, ये सब मदर्स को दिया जाता है। आप छुट्टी पे जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ एंड यू आर स्टिल नीडेड टू वर्क, आपकी जरूरत है। कोई काम अगर तुम हैंडल कर रहे हो तो उसको टेक ओवर नहीं कर सकता है ना कोई और, तुम्ही को कंप्लीट करके देना है। लेकिन द कंपनी हैज अलाउड यू कि ठीक है आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग में कंप्लीट कर सकते हैं, यू आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने हिसाब से काम कंप्लीट करके दे दीजिए और वो लीव भी नहीं कहलाएगा। ये बेनिफिट है कि नहीं? अदरवाइज चलो बैक टू बेनिफिट। फ्लेक्सिबल टाइमिंग, वर्क फ्रॉम होम, सैबैटिकल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हायर स्टडीज करते हैं, वर्क ज्वाइन करने के बाद पीएचडी कंप्लीट करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, कोई कुछ अलग से कोर्स करना चाहते हैं, सैबैटिकल देती है कुछ कंपनीज। करियर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर बोला जाए कि किसी कंपनी में की सैलरी बढ़ेगी बट आप जिस पोस्ट पे ज्वाइन किए उसी पे रिटायर हो जाएंगे, आप नहीं ज्वाइन कीजिएगा उसको, क्योंकि उसमें कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये अभी सब सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि यू हैव नॉट येट बैक द जॉब। एक बार जब आप जॉब ज्वाइन कर लेंगे और 2 साल के बाद आपकी वर्थ बढ़ जाएगी, आप प्रेशर से वैल्यूड हो जाएंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि मुझे कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। इसीलिए हाइजीन फैक्टर पहले पढ़ाए तुम लोग का मेंटलिटी ध्यान रखते हुए। हाँ? ये आपको खुद ये फील होगा कि मेरी वैल्यू बढ़ चुकी है और मुझे कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, मैं अपने आप को फर्दर इंप्रूव कैसे करूं। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो पढ़ाई कर, कंपनी सोचती है तभी तो सैबैटिकल देती है, वही तो बेनिफिट्स में पढ़ा रहे हैं तुमको। कंपनी बिल्कुल सोचती है। अब वो टाइम नहीं रहा कि एम्प्लॉइज को आप स्लॉग कराएंगे, जो अच्छी कंपनीज की बात कर रहे हैं, कि उनको अगर मार्केट में कॉम्पिटेंट रहना है ना, the key is to keep the employees happy. टाटा का क्या पॉलिसी है? Hire the best and set them free. You take care of the employees and the employees will take care of the organization. ठीक है? आपका अगर कोई ख्याल रखेगा तो unless we are just out of the world, आप भी ख्याल रखेंगे ही। True? इसी तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको खुश रखेगी, बेनिफिट्स देगी, आपको लगेगा कि आपकी वहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, आपकी वैल्यू है,
you will definitely want to be there in the company. You will not be thinking to leave the organization. ठीक है, कंपनी की कार, कंपनी का अकोमोडेशन, मेंबरशिप का, क्लब की मेंबरशिप, और भी जैसे आपने ये देखा होगा कंपनीज फ्री लंच पे या टीम लंच पे लेके जाती है अपनी टीम को, सुना है? ये सब क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ बेनिफिट प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So there are various benefits. और जैसे वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि थोड़ा आपको, जैसे आईटी कंपनीज का हब है ना बैंगलोर में आईटी कंपनीज है, आप देखेंगे कि वो स्मॉल ट्रिप्स पे लेके जाती है, जैसे कुर्ग लेके जाएगी, मैसूर लेके जाएगी. उससे क्या होती है, देखो ये सब रिसर्च वर्क है, ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने मन से देती है. ये सब थ्योरीज हैं, आप जब ये सब थ्योरीज पढ़ेंगे समझेंगे तब समझ में आएगा. यही थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन कंपनीज में मिलता है. और ज्यादा एम्प्लॉय का केयर बढ़ने लगा है, क्योंकि the only thing that the organization that can help an organization to succeed is to keep the employees happy. बेनिफिट क्या है? वेलफेयर प्लान है ना. वेलफेयर किसका? एम्प्लॉयज का. इतना वेलफेयर कंपनी कर रही है तो कंपनी का भी तो कोई पर्पस सर्व हो रहा है ना. फ्री लंच पे लेके जाते हैं, फ्री टीम का लंच होता है, गिफ्ट्स मिलता है. ठीक है, कभी कभी गिफ्ट्स आपने देखा ना कंपनी में वुमेन्स डे वगैरह सेलिब्रेट होता है, वुमेन एम्प्लॉई से केक कटवाया जाएगा, कुछ गिफ्ट्स दिया जाता है. दे आर रिक्वायर्ड टू कम इन अ साड़ी ऑन दैट डे. इससे क्या होता है, आपको थोड़ा अलग से फील होता है कि चलो कंपनी वैल्यू करती है. It's not about the small gift, it's about the worth of that day. उनको गिफ्ट्स दिया जाता है, उनसे केक कटिंग कराई जाती है कि we celebrate the women employees in our organization. MNC is an outcome of globalization, right? ग्लोबलाइजेशन की वजह से MNC आया, मल्टीनेशनल कंपनीज. अब जो फॉरेन कल्चर में है काफी कुछ वो डेज भी सेलिब्रेट होता है. हैलोवीन सेलिब्रेट होता है. हैलोवीन देखा है? or making scary faces and painting something on the one day you will be celebrating Halloween. ये सब MNC वगैरह में ज्यादा होता है. तो बेनिफिट्स क्या होती है? बेनिफिट्स आपको एक वेलफेयर प्लान की तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है, और वेलफेयर प्लान की तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसको ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए दिया जाता है, इसलिए ताकि एम्प्लॉइज के रिटेंशन और एम्प्लॉय के एंगेजमेंट में हेल्पफुल हो. एंगेजमेंट मतलब not that engagement. Engagement means to keep an employee happy. To keep an employee happy. Overall, कोई एम्प्लॉई अपनी कंपनी के बारे में, वहाँ के रिलेशनशिप के बारे में, वहाँ की पॉलिसी के बारे में, वहाँ की मेथड ऑफ वर्किंग के बारे में क्या सोचता है, और वो कितना इमोशनली अटैच्ड है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, इसको कहते हैं एम्प्लॉई एंगेजमेंट. और कंपनीज चाहती है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए. इसलिए बेनिफिट्स को रिटेन करने में, बेनिफिट्स का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखने में और एम्प्लॉयज के एंगेजमेंट. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल राइट अबाउट बेनिफिट्स. ठीक है, थोड़ा सा नोट्स लेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.